नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। एक बार फिर गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। संबोधन के दौरान बोले पीएम, 8 साल में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश का सिर शर्म से झुके। आपने पंजाब से किया राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। बलबीर सिंह सीचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी को दिया मौका। यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए किया नया फरमान जारी। अब महिलाओं की खत्म होगी नाइट शिफ्ट। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिलाओं से नहीं करा सकते ड्यूटी। सांसद वरुण गांधी ने फिर सरकार को लिया आड़े हाथ। ट्वीट कर जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए देश में 60 लाख स्वीकृत पदों के खाली होने की दी जानकारी। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार बनी है और तभी से मुसलमानों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें हर समय परीक्षा देनी होती है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं और अब तो उनके इबादत गाह भी निशाने पर हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद की बैठक हुई। इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं इसके अलावा बात होगी आर्यन खान मामले की कि कैसे एनसीबी ने उन्हें फंसाने के लिए रची थी साजिश। साथ ही बात उत्तराखंड में बड़े बदलाव की आहट की भी करेंगे। जानेंगे राज्यसभा चुनावों में सपा ने बनाई है क्या रणनीति। इसके अलावा बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की बढ़ती परेशानी की। क्यों अमित शाह और जेपी नड्डा नहीं थाम पा रहे हैं बंगाल बीजेपी की बगावत। इसके अलावा और भी खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, इस समय देश सबसे ज्यादा परेशान महंगाई, रोजगार, सुरक्षा को लेकर है। लेकिन चर्चा का मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को। सत्ता बीजेपी की है, ऐसे में ये मुद्दा उसकी जरूरत दिखाई देते हैं। लेकिन इससे देश कमजोर हो रहा है और एक वर्ग पर निशाना साधा जा रहा है, उसे मजबूर किया जा रहा है। इसे लेकर देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद ने बैठक बुलाई थी। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई, साथ ही देश की मजबूती का संकल्प भी लिया। तो क्या हुआ देवबंद की बैठक में और क्या कहा जमीयत के अध्यक्ष ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर शहर दर शहर विवाद शुरू हो गए हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, अलीगढ़ की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में भी मस्जिद दरगाहों पर निशाना साधा जा रहा है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष तो सभी मस्जिदों को खुदवाने की बात कर रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद की बैठक हुई, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोलते हुए जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अचानक भावुक हो उठे। मदनी ने कहा, देश में आज हालात मुश्किल में हैं। अखंड भारत की बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों को अपनी ही बस्ती में चलना तक मुश्किल हो गया है। देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हमारा दिल जानता है कि हम किस मुश्किल दौर में हैं। हमारी स्थिति तो उस व्यक्ति से भी खराब है जिसके पास कुछ नहीं है। हमारी स्थिति का अंदाजा कोई और क्या लगा सकता है। मुश्किलों को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि हमें दबाया जाए। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इस समय भी मायूसी की जरूरत नहीं है। हम जुर्म सह लेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, पर देश से नहीं। इस बात को हर किसी को समझने की जरूरत है। पूरे मामले में सरकार की खामोशी पर भी मदनी से सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मुश्किल के हालात और उस पर सरकारों की खामोशी अफसोसजनक है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। मुल्क में जो बांटने वाला वातावरण है उसे खत्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो जमीयत जेल भरने के लिए भी तैयार है। देश का मुसलमान पहले से ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था और मोदी राज में तो उसके लिए जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। जब भी कोई विवाद होता है तो कार्रवाई एक पक्ष पर ही होती है। ऐसा लगता है जैसे जांच एजेंसियों पर कोई दबाव हो कि किसे फंसाना है और किसे बचाना है। कुछ ऐसा ही बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ हुआ। उन्हें फंसाने की साजिश रची गई, झूठे सबूत गढ़ने की भी कोशिश हुई। कैसे आर्यन को फंसाया गया, ये सब साफ हुआ है एनसीबी की रिपोर्ट से। तो क्या है रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। ड्रग्स केस में आर्यन खान बेदाग निकल गए हैं। इस मामले में उन्होंने करीब 1 महीना जेल में बिताया था। जेल के वो दिन आज भी उनके जहन में ताजा हैं। लेकिन जब एनसीबी की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई तो उसमें आर्यन का नाम ही नहीं था।
साफ है, आर्यन के खिलाफ एनसीबी की जांच में कुछ मिला ही नहीं। एनसीबी के अधिकारी अब ये दावा कर रहे हैं कि ड्रग्स केस में आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की गई थी और अब इस केस को कमजोर करने और आर्यन के खिलाफ साजिश रचने वालों की जांच शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी आर्यन को फंसाने की कोशिश करने वाले समीर वानखेड़े अब मुश्किल में दिख रहे हैं। दरअसल एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ड्रग्स केस में छापेमारी की गई थी। बाद में मामला एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को सौंप दिया गया था और एसआईटी ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया है कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी किसी भी तरह शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स मामले में फंसाना चाहते थे। ये बेहद अजीब है कि आर्यन के पास एनसीबी को कोई ड्रग्स नहीं मिली, फिर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आर्यन के फोन को आधिकारिक तौर पर जब्त किए बिना उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ी। अरबाज मर्चेंट ने भी एनसीबी को बताया था कि ड्रग्स से आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने इस केस में शुरुआत में जिस तरह से काम किया उसमें कई खामियां थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आर्यन को ये पता था कि मर्चेंट ड्रग्स लेता है, इसलिए उसने मर्चेंट से कहा था कि एनसीबी काफी एक्टिव है, इसलिए पार्टी में किसी तरह की ड्रग्स लेके नहीं जाए। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज पर छापा मारा था। एनसीबी ने इस मामले में ड्रग्स कारोबार को लेकर आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी, लेकिन अदालत ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगा दी थी। इस मामले की शुरुआती जांच एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन वानखेड़े पर केस को लेकर कई आरोप लगाए गए थे। दावा किया गया था कि वानखेड़े ने पैसे के बदले कुछ गवाह तैयार किए। इसके बाद ये मामला एनसीबी की एसआईटी को सौंप दिया गया था। आर्यन को फंसाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये होगा इसमें संदेह जरूर है। संदेह इस समय उत्तराखंड को लेकर भी लोगों के मन में चल रहा है। क्या पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने वाली है? खटीमा से वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, अब क्या वो चंपावत से भी विधानसभा का उपचुनाव हार रहे हैं? तो क्यों मुश्किल में दिख रहे हैं धामी? देखिए इस रिपोर्ट में। चंपावत में विधानसभा उपचुनावों का शोर थमने वाला है। 31 मई को वोटिंग होनी है और इसके लिए कुछ ही घंटों बाद 29 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार से पहले सभी उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो राज्य में एक सीट की हार जीत से बीजेपी की सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन इस सीट पर जीत सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में हुए चुनावों में पुष्कर धामी को खटीमा सीट पर हार मिली थी, उसके बाद उनके लिए चंपावत की सीट खाली कराई गई और अगर धामी चंपावत से भी चुनाव हार गए तो फिर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। इसलिए उन्होंने पिछले 1 महीने से चंपावत में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी ने धामी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो धामी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस बीच चंपावत सीट को लेकर बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट ने भी धामी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दावा किया जा रहा है कि मुकाबला बेहद नजदीकी है और बाजी किसी और भी जा सकती है। इसके बाद से ही धामी ने अपनी पूरी कैबिनेट को चंपावत उपचुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया है, लेकिन इससे भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। इसके बाद उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी में बढ़ गया है। योगी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और उनकी हिंदुत्ववादी छवि का उत्तराखंड में असर भी दिखाई देता है। धामी की गुहार सुनकर योगी भी उत्तराखंड पहुंच गए और चंपावत में धामी के लिए रोड शो और रैली की, लेकिन योगी के रोड शो और रैली के बावजूद धामी मुश्किल में ही दिख रहे हैं। उत्तराखंड में धामी के सामने भले ही कांग्रेस ने मुश्किलें बढ़ा दी हों, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव फिलहाल बीजेपी के किले में सेंधमारी की कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में उन्होंने जो रणनीति बनाई है उससे बीजेपी को ही फायदा होते दिख रहा है। तो क्या है राज्यसभा चुनाव में सपा की रणनीति? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में अब 3 दिन बचे हैं। अभी तक सपा की ओर से 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। संकेत मिल रहे थे कि सपा चौथा उम्मीदवार भी उतार सकती है, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल मचाई जा सके। और आज इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो राज्यसभा चुनावों में सिर्फ 3 उम्मीदवार ही उतारेंगे, चौथी सीट पर सपा किसी को टिकट नहीं देगा। यानी साफ है यूपी में राज्यसभा चुनाव निर्विरोध हो सकता है। इस दौरान सपा चीफ ने कहा, भर्तियों में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीजेपी
लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को बर्बाद कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा सपा ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी समर्थन दिया है। दरअसल सपा के पास 3 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी संख्या है। इसके बाद सपा और उसके गठबंधन के पास 23 वोट अतिरिक्त बचते हैं, लेकिन राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 34 वोट की जरूरत है। एनडीए गठबंधन और सपा गठबंधन से अलग पार्टियों के पास सिर्फ 5 सीटें ही हैं। इसलिए सपा ने फिलहाल चौथा उम्मीदवार उतारने की संभावना को नकार दिया है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के कुल 31 सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 4 जुलाई को पूरा हो रहा है। इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो चुकी है। 10 जून को मतदान होगा और उसी दिन शाम करीब 5 बजे तक मतगणना होगी। सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम बता दिए हैं, लेकिन बीजेपी में अभी भी नामों पर मंथन जारी है। चौथी सीट पर मुश्किल थी, इसलिए अखिलेश ने आसान रास्ता चुना। बीजेपी के लिए यूपी में भले रास्ता आसान हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सांसद, विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इसका असर राष्ट्रपति चुनावों में भी दिख सकता है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। इसके साथ ही पार्टी के सांसद और विधायक भी दल बदल रहे हैं, जिसका असर अब बीजेपी को राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग में होता दिख रहा है। और खास तौर पर बंगाल के दल बदल ने तो बीजेपी की चिंता ही बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में 1 साल के अंदर बीजेपी के 7 विधायक और 2 सांसद पार्टी छोड़ गए हैं। पिछले दिनों बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी और अब बीजेपी को राष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग का भी डर लग रहा है। बीजेपी के कई विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर ही वो वोटिंग को तैयार हैं। बीजेपी के नेता ही अब केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष तो सीधे हाईकमान को ही आंखें दिखा रहे हैं। घोष ने कहा कि बंगाल की बजाय अगर दिल्ली से पार्टी चलाई गई तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। बंगाल में बीजेपी कांग्रेस वाली गलती कर रही है। जब तक कांग्रेस बंगाल से चली, सत्ता में रही, जैसे ही कांग्रेस को दिल्ली से चलाना शुरू किया गया, वैसे ही वो बर्बाद हो गई और आज उसी दिशा में बीजेपी बढ़ती दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को बंगाल में मची भगदड़ की चिंता नहीं है। पार्टी एक्टिव दिख रही है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल का दौरा कर चुके हैं और अगले सप्ताह फिर बंगाल जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की मुश्किल थमती नहीं दिख रही है, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ और विधायक बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी बिखरती दिख रही है। पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस बिखराव को रोका जाए। तो दूसरी ओर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। इसके साथ ही वो महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेराबंदी में भी जुटे हुए हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही सत्ता में आने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। वहीं अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर निकल गए हैं और उनकी इस मुहिम को लेकर अब बीजेपी को डर भी सताने लगा है। अगर केसीआर की मुहिम विपक्ष को एक साथ लाने में असरदार साबित होती है तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केसीआर ने सत्ता पक्ष के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, जिससे बीजेपी कहीं न कहीं घबराई हुई है। वहीं इस मुहिम को छेड़ने का मकसद बीजेपी को कमजोर करने के साथ साथ तेलंगाना से बीजेपी को गायब करना भी है। दरअसल बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना पर फोकस है, तो वहीं कांग्रेस वहां कमजोर होती नजर आ रही है। इसी कारण तेलंगाना ने कांग्रेस को मजबूत और बीजेपी को कमजोर करने के लिए ये मुहिम चलाई है। सभी दलों को साथ लाने के लिए केसीआर ने हर दल के नेताओं से मुलाकात की है और जल्द ही कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले भी टीआरएस प्रमुख 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले ऐसी ही मुहिम निकाल चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि उनकी मुहिम तब शुरू हुई है जब आम चुनाव में अभी 2 साल बचे हुए हैं। अब केसीआर के इस मुहिम से विपक्षी एकजुटता को लेकर फायदे जो भी हों, लेकिन उनकी मुहिम सरकार और सत्तारूढ़ दल को विचलित करने वाली जरूर है और अन्य विपक्षी दलों को राह दिखाने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में बात सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से कंपनियों को बढ़ने वाली परेशानियों की। 1 जुलाई से आपको जूस पीने का तरीका बदलना पड़ सकता है। जूस के टेट्रा पैक के साथ अब स्ट्रॉ नहीं मिलेगा,
क्योंकि मोदी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से इसे बंद करने का फैसला लिया है, जिससे कंपनियों को तो भारी नुकसान झेलना ही पड़ेगा, साथ ही आम जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ेगा। तो क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। देश का विकास तभी संभव है जब व्यापार को विस्तार मिले, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों से लगातार कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। जहां एक तरफ महामारी में छोटे उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए की चपत लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब केंद्र ने कड़े कदम उठाकर कई व्यापार के धंधे को चौपट किया है। इससे न सिर्फ बिजनेस को धक्का लगा है, बल्कि आम जनता पर भी महंगाई का बोझ बढ़ा है। दरअसल देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से पाबंदी लगने जा रही है। इसमें प्लास्टिक स्ट्रॉ भी शामिल है। कई देसी विदेशी बेवरेज कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ को इसमें छूट देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। इन कंपनियों ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाई है। पीएमओ को लिखे एक पत्र में इन कंपनियों ने कहा है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन से महंगाई की मार झेल रहे ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ेंगी और कारोबार को आसान बनाने की सरकार की नीति पर भी असर होगा। इन कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प अपनाने के लिए सरकार से और समय मांगा है। लॉबी ग्रुप एक्शन अलायंस फॉर रिसाइकलिंग बेवरेज कार्टन्स ने कहा कि विकल्प के बिना इस तरह का कदम उठाने से इंडस्ट्री को 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसी के साथ ही प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी असर होगा। इंडस्ट्री को प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प अपनाने के लिए और समय की जरूरत है। इसमें 2 से 3 साल का समय लग सकता है, लेकिन सरकार ने इनकी गुहार मानने से इनकार कर दिया है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है। क्योंकि देश में जूस और डेयरी प्रोडक्ट्स के छोटे पैकेट्स के साथ स्ट्रॉ होता है। भारत में इनकी सालाना बिक्री 79 करोड़ डॉलर की है, लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले की वजह से इन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।